नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। और आज की क्लास महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही अनाउंस की है एसएससी ने सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 2022 में होने वाली परीक्षाओं की तिथि। सीजीएल हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से और सीएचएसएल हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 मई से, 14 मई से। अब आप खुद सोचिए कि सीजीएल के लिए हमारे पास केवल और केवल एक महीना बचा है और अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो हमारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। तैयारी सभी की अच्छी चल रही है। आई होप कि आप सभी अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन हम जिस सेक्शन की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं या जिसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं वो ध्यान हमारा होता है इंग्लिश वोकैब की तरफ कम। देखिए, यूं तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी यूट्यूब पर इंग्लिश वोकैब को लेकर, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज यानी कि कोई प्रमोशन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी अपने लिए कोई भी लालच नहीं। मैं जो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ वो कंप्लीटली रेलिवेंट होगा फॉर एसएससी, यानी कि आप कंप्लीटली रेलिवेंट मान सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक एक शब्द आप पढ़ेंगे इस इंग्लिश वोकेबलरी स्पेशल का, वो एक एक शब्द, एक एक वर्ड, वो एक एक इडियम और एक एक फ्रेजेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कोई बकवास नहीं, कुछ भी नहीं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को इंग्लिश वोकैब के स्पेशल में हम कवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या होता है कि इंग्लिश की जो वोकैब होती है वो काफी रिपीट होती है। जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जामों में पूछी जाती है उसी में से वोकैब को रिपीट कर लिया जाता है। तो इसलिए हम उस क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते जहां से सवाल सबसे ज्यादा उठने लाजमी होते हैं। तो इस वीडियो का जो हमने आज का टाइटल रखा है वो टाइटल है इंग्लिश वोकैब स्पेशल, और इसमें आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो कंप्लीट आपके बैठेंगे वो तकरीबन 300 से लेकर 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बैठेंगे जो इन सभी एग्जामों में 2020-21 में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी को कवर करेंगे, लिमिटेड टाइम में कवर करेंगे और इस एक महीने के अंदर अंदर उसको कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा मुझसे एक वादा, और वो वादा ये होगा कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं नहीं जाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और आज का सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे इसमें 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सवाल। देखिए, सबसे पहला हमारे सामने आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, यानी कि सभी परेशानियों का, सभी विपदाओं का अंत, यानी कि या उन सभी का सॉल्यूशन। इसको बोला जा सकता है रामबाण इलाज। क्या कहा जा सकता है? हम कह सकते हैं कि सभी परेशानियों का रामबाण इलाज। भाई, बहुत सारी परेशानियां आती हैं आए दिन जीवन में, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटित होती रहती हैं। कभी हमें बीमारियां घेर लेती हैं तो कभी हमें परेशानियां घेर लेती हैं। उन परेशानियों को, उन बीमारियों का अगर कोई रामबाण इलाज होगा तो उस रामबाण इलाज के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को आपको याद रखना है पेनिसिया। क्या कहा जाता है? पेनिसिया। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पेनिसिया का मतलब क्या है? ये शब्द बना है पेन से। आप देखिए, थोड़ा सा आपको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पेनिसिया में पेन शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा। तो पेन का मतलब होता है दर्द, यानी कि दर्द से जिसने आराम दिया, पेनिसिया। दर्द से जिसने आराम दिया, पेनिसिया। यानी कि रामबाण इलाज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस कहलाती है पेनिसिया। क्या कहलाएगी? पेनिसिया। आई होप आपको ये पहला वाला बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं इसी वीडियो के अंदर 25 के 25 आपको याद करवा दूं, क्योंकि अगर आपने वीडियो दोबारा देखी तो इस वीडियो को बनाने का फिर कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अभी हम इसकी 6-7 वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला वाला आप याद करेंगे, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, सभी बीमारियों का, सभी परेशानियों का, सभी विपदाओं का रामबाण इलाज कहलाता है पेनिसिया। पेनिसिया मतलब पेन ऐसा दिया कि सब दुख खत्म कर दिया। ठीक है, आइए दूसरा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब स्टोन का मतलब होता है मकबरा। क्या होता है? मकबरा, है ना। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जिनको दबाया जाता है, तो उनके मकबरे के ऊपर जो शब्द या जो लिखा जाता है उस राइटिंग को क्या कहा जाता है वन वर्ड में? तो उसको कहा जाता है एपीटैफ। क्या कहा जाता है? एपीटैफ। क्या कहा जाता है? एपीटैफ। क्या कहा जाता है?
एपीटैप। मैं इतनी बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट लगा के इस शब्द को बार बार सुनेंगे और मेरे शब्दों को बार बार दोहराएंगे, मैंने कहा कि टॉम स्टोन पर किसी व्यक्ति की याद में लिखे हुए कुछ शब्द कहलाते हैं एपीटैप। बस आप इसी चीज पर अपना दिमाग फोकस करिए, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस सिग्नल को कैच कर लेगा। और अगर आपको सवाल दिखा आपके एसएससी सीजीएल में कि आपके सामने यही सवाल आ गया कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन, तुरंत दिमाग सिग्नल कैच करेगा और तुरंत ही पकड़ लेगा एपीटैप। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है या प्रचलन में नहीं है। ऐसी कोई चीज जो अब किसमें नहीं है, प्रचलन में नहीं है। भाई पहले उसका चलन था लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो प्रचलन में नहीं है। जैसे भाई 25 पैसे, 25 पैसे पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चलते। 50 पैसे पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चलते क्योंकि इनका प्रचलन नहीं रहा, यानी कि ये चीज अब लॉन्गर इन यूज नहीं रही, अब ये इस्तेमाल में नहीं आती। तो ऐसे के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ऑब्सोलेट, यानी कि ऑब्सोलेट, यानी कि ये लेट आई इसलिए इस्तेमाल में नहीं आ पाई। देखिए याद करने के बहुत तरीके हैं लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं अगर आपको याद हो जाता है तो वही आपके लिए कारगर है। ऑब्सोलेट का मतलब है कि लेट आने की वजह से इस्तेमाल में नहीं है। ऑब्सोलेट लेट आई इस्तेमाल में नहीं है, ऑब्सोलेट लेट आई इस्तेमाल में नहीं है। आइए बात करते हैं अगले वन वर्ड की तरफ। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, ऐसा व्यक्ति जो हर दर्द को, हर घटना को बिना फीलिंग जताए हुए सहन कर लेता है। यानी कि कुछ पर्सन या कुछ व्यक्ति हमारे सामने ऐसे होते हैं जो लाखों दर्द झेले होते हैं लेकिन इस भीड़ में फिर भी अकेले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो हर तरह के दर्द से वाकिफ है और हर तरह के दर्द को झेल रहा है मगर किसी से कुछ नहीं कह रहा है, जैसे कि बेरोजगार युवा, इस भारत का बेरोजगार युवा जिसके दिल में, दिमाग में इतना दर्द है, इतनी हार्डशिप है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ चुप है क्योंकि आशा की किरण है और आशा की किरण उसके दिमाग को, उसके दिल को शांत किए हुए है। तो ये वही कह रहा है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, जो हर दर्द को, हर विपदा को बिना फीलिंग शो किए हुए झेल लेता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। जैसे कि इस समय आप सभी उसी फेज में हैं, स्टोइक के फेज में हैं। ठीक है, यानी कि दर्द बहुत है लेकिन किसी से कहने का अभी समय नहीं है, क्योंकि जो मजा कहने में नहीं है वो मजा दिखाने में है। तो इसलिए करके दिखाइए, कहने में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा पर्सन जो हर तरीके के दर्द को, हर हार्डशिप को बिना फीलिंग शो करे हुए झेल जाता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। आते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अगला है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि व्यक्ति के समाज कल्याण के लिए। वेलबींग का मतलब क्या होता है, वेलबींग का मतलब होता है कल्याण, यानी कि व्यक्ति के समाज कल्याण के लिए जो डोनेशन देते हैं, जो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे के लिए क्या वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है अल्ट्रस्ट। क्या कहा जाता है, अल्ट्रस्ट। देखिए अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, इसको याद करने का तरीका ये है कि आप किसी को डोनेशन तभी दे सकते हैं जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। आप किसी को डोनेशन तभी दे सकते हैं जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। और कैसा ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट। भाई कंप्लीट ट्रस्ट करना होगा तभी तो आप डोनेशन देंगे। ठीक है, तो ऐसा डोनेशन या ऐसी चैरिटी जो किसी ह्यूमन के वेलबींग में लगाई जाए, उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नाम होता है ऑल ट्रस्ट। आई होप आपको ये पांचों के पांचों वन वर्ड समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सभी बीमारियों का इलाज पेनिसिया। किसी भी मकबरे के ऊपर कुछ शब्द किसी की याद में लिख देना कहलाता है एपीटैप। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई वस्तु जो प्रचलन में ना हो, ऑब्सोलेट, क्योंकि वो लेट आई थी इसलिए इस्तेमाल में नहीं आई। ऐसा व्यक्ति जो हर दर्द को सहन कर लेता है बिना अपने दर्द को बताए हुए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है स्टोइक। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो चैरिटी करता है, डोनेशन करता है टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि मानव के कल्याण के लिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अल्ट्रस्ट। यानी कि अगर हम उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करेंगे, ऑल ट्रस्ट करेंगे, तभी हम उसको डोनेशन देंगे। आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ आ गए हैं। छठा हमारे पास आता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि किसी छोटी सी जगह में रहने का डर। किसी भी छोटी सी जगह में रहने का बहुत ही बड़ा डर, तो उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया।
देखिए फोबिया का मतलब ही होता है डर, फोबिया का मतलब ही होता है डर। जैसे जिसको पानी से डर लगता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पानी से डरता होगा उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। सेम ऐसा व्यक्ति जो छोटी सी घुटन वाली जगह में रहने से घबराता हो या डरता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। यानी कि छोटी सी जगह में किलस किलस के डर लगने लगता है, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि ऐसा डर जो छोटी सी जगह में रहने का डर हो। दूसरी बात करें तो हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी राइटिंग जिसको ना तो पढ़ा जा सके और ना समझा जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इलेजिबल। देखिए इलेजिबल, अगर यहां पर केवल लेजिबल होता, अगर यहां पर केवल लेजिबल होता तो इसका मतलब होता कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से समझा जा सके। लेकिन जैसे ही यहां पर इल लगा दिया, इल ने क्या करी? यहां पर नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करी। तो लेजिबल का मतलब होता है कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसको समझा जा सके, लेकिन जैसे ही इल लगा, इल लगते ही ये सेंस बनी नेगेटिव, यानी कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसको ना समझा जा सके, ना पढ़ा जा सके। तो ऐसी हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड उसको कहा जाता है इलेजिबल, इलेजिबल। आठवीं की तरफ आते हैं। आठवां है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि ऐसी कोई चीज जो सुनाई ना दे, ऐसी कोई चीज जो सुनाई ना दे उसको कहा जाता है इनऑडिबल। क्या कहा जाता है? इनऑडिबल। अगर मैं खाली ऑडिबल की बात करूं तो ऑडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको सुनाई दे, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इन लगा दूंगा इसके आगे, जैसे ही इन प्लस ऑडिबल एक साथ जुड़ेगा, ये शब्द बनेगा इनऑडिबल, जो अपने आप में कैसी सेंस प्रोवाइड करेगा? नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होगा? कि इनऑडिबल का मतलब होगा ऐसी कोई भी चीज जो आपको सुनाई ना दे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इनऑडिबल। नौवीं की तरफ आते हैं। नौवा है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी की सहायता करता है क्राइम करने में या गुनाह करने में, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एकम्प्लिस। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एकम्प्लिस। देखिए इसको याद करने के लिए तरीका यह है कि अगर करोगे क्राइम, अगर करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस, करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस, करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस। तो अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम इज नोन एज एकम्प्लिस। क्या कहलाता है? एकम्प्लिस। 10th पर आते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति, यहां प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की ना सुने, यानी कि हठी हो, अड़ंग हो, अपनी बात पर अटल हो, यानी कि उसको मनाना आसान ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस। जैसे कि आप सभी लोग, आपको घर वाले भी कितना मनाते होंगे, रिश्तेदार भी कहते होंगे कि प्राइवेट जॉब कर ले, सरकारी नौकरी में नहीं आते नंबर, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन आप अडिंग हैं, अटल हैं, हटी हैं, आपने जो ठाना हुआ है वही आपको करके दिखाना है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस, जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं मानते, और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो फिर बिना किसी संकोच के उसे अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जो हटी हो, अडिंग हो, अटल हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है फास्टिडियस। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? फास्टिडियस। मैं फिर दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि छोटी सी जगह में रहने का डर कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। छोटी सी जगह में किलस किलस के लगने लगता है डर, ऐसे याद कर लीजिए। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो आसान ना हो समझनी, उसके लिए शब्द होता है इलेजिबल, उसके लिए शब्द होता है इलेजिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके, उसको कहते हैं इनऑडिबल। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं एकम्प्लिस। करोगे क्राइम आएगी पुलिस, करोगे क्राइम आएगी पुलिस। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसको आसान ना हो मनाना, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है फास्टिडियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? फास्टिडियस। तो अब हम देखते हैं अपने 11वें सवाल। देखिए 11वां है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो योग्यता रखता हो दोनों हाथों से लिखने की, वो उल्टे हाथ से भी लिख सकता हो और सीधे हाथ से भी लिख सकता हो, और ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहा जाता है? एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहा जाता है? एम्बी डेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों से लिखने की कला रखने वाले व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी
डेक्सट्रस। और आपने जैसे थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री इडियट मूवी में जो वायरस था, यानी कि जो उस स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो दोनों हाथों से लिखने की कला रखता है। तो यानी कि उस फिल्म में वो वायरस के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, हम कहेंगे कि ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी कि he has the ability to use both hand equally, यानी कि उसके पास एबिलिटी है दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल करने के लिए। तो जो दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल करता है उसके लिए शब्द होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या शब्द होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। आइए बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मानव का ही मांस खाता हो। आपने देखे होंगे आज भी कोई आदिवासी जनजाति ऐसी पाई जाती है जो आज भी अगर उस आइलैंड पर या कहीं भी जहां पर भी वो जिस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, अगर वहां पर कोई ह्यूमन जाए तो वो उस ह्यूमन का शिकार करके ही खा लेते हैं। तो यानी कि अगर ह्यूमन को ह्यूमन ही खा ले, यानी कि मानव को अगर मानव ही खा ले मार के, तो ऐसे के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिस शब्द का नाम है कैनिबल। क्या कहा जाता है? कैनिबल। ह्यूमन फ्लैश का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन फ्लैश का मतलब हो गया कि मानव का मांस खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा कैनिबल। कैनिबल इज सिमिलर साउंड लाइक एनिमल। अब देखिए जानवर भी तो यही काम करता है, एक जानवर दूसरे जानवर को ही तो मार के खाता है। तो यहां पर भी ऐसी है कि एक मानव दूसरे मानव को अगर मार कर खा रहा है तो इसका मतलब वो कैनिबल है, यानी कि वो बहुत ही मिलता जुलता है किससे? एनिमल से। तो ऐसे साउंड याद रखिए, एनिमल से मिलता जुलता कैनिबल, है ना। और कौन है कैनिबल? जो ह्यूमन का ही फ्लैश खाएगा। आइए 13वें की तरफ चलते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको रखा जाए किसी की प्राइवेट या फिर हायर्ड कार को चलाने के लिए। यानी कि अगर कोई आपकी कार पर, आपकी प्राइवेट कार है, अगर उस पर आपने कोई व्यक्ति रखा है जो उस कार को ड्राइव करेगा, या कोई हायर्ड कार है उसको कोई ड्राइव करने के लिए अगर आपने रखा है, तो उसको कहा जाता है चौफर। क्या कहा जाता है? चौफर। क्या कहा जाता है उसको? चौफर। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कोई प्राइवेट या हायर्ड कार को ड्राइव करने के लिए एम्प्लॉयड रखा गया होगा, उस व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है चौफर। क्या होता है? चौफर। चौफर। ठीक है, चौफर। आइए चलते हैं 14 की तरफ। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में दो चीजों का होना या एक ही समय में बहुत सारी घटनाओं का होना कहलाता है कंटेम्पररी। क्या कहलाता है? कंटेम्पररी। यानी कि कंटेम्पररी का मतलब होता है कि अगर एक घटना यहां पर थी, एक घटना में अगर एक व्यक्ति यहां पर था तो दूसरा व्यक्ति भी उसी घटना में यहां पर होगा, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, यानी कि एक ही समय पर दोनों मौजूद थे। तो ऐसो के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कंटेम्पररी। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कंटेम्पररी। ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहता है, उसको कहा जाता है इमाइग्रेंट। क्या कहा जाता है? इमाइग्रेंट। क्या कहा जाता है? इमाइग्रेंट। देखिए ई से याद कर लीजिए एग्जिट, जो अपने देश से एग्जिट हो जाए या अपने देश को छोड़ दे, और छोड़ने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है माइग्रेंट, यानी कि एग्जिट माइग्रेंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ई माइग्रेंट का मतलब है जो अपने ही देश को एग्जिट करके चला जाए। ठीक है। हालांकि अपने देश को एग्जिट करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत से खूबसूरत देश पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो यहां से जो दूर जाकर कहीं लोग पढ़ते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं वो भारत में रहकर क्यों नहीं पढ़ते, अपने भारत देश के लिए क्यों नहीं सोचते। ये घटना हमारी समझ से तो कल्पना से परे है। मेरा मानना है कि भारत देश से बढ़िया पूरे विश्व में कोई देश नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अपना देश सबसे बढ़िया। आई होप आपको ये 15 के 15 भी समझ आ गए होंगे। ठीक है। टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वहां से ज्वाइन करिए और वहां पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पर। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सभी दोषों से, सभी आरोपों से मुक्त कर देना। ब्लेम का मतलब क्या होता है? कोई भी आरोप या दोष। सभी आरोपों से जिस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नाम होता है एक्सोनरेट। क्या नाम होता है? एक्सोनरेट।
एक्सोनरेट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाए उसको कहा जाएगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, खुल गए हैं तेरे गेट और अब तू बाहर जाके आराम से लेट। तो यानी कि एक्सोनरेट, खुल गए हैं सारे गेट, आराम से बाहर जाके लेट, क्योंकि अब तू हो चुका है हर आरोपों से मुक्त। ठीक है, तो इस तरीके से याद कीजिए, कानों में लीड लगाइए, सुनते रहिए, आपको सब याद हो जाए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A speech or presentation made without a previous preparation, यानी कि ऐसी कोई स्पीच, ऐसी कोई प्रेजेंटेशन जिसकी आपने पहले से कोई तैयारी ना कर रखी हो, यानी कि सडन कोई स्पीच देनी हो जाए या सडन कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी हो जाए बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उस वर्ड का नाम है एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं उस वर्ड को? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि आप सपोज कीजिए आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और एक स्पीच कंपटीशन रखा गया है जिसमें आपका पहले कभी नाम था ही नहीं, ठीक है, लेकिन टीचर आते हैं और टीचर कहते हैं कि आज की स्पीच आप देंगे। टीचर कहते हैं कि आज की स्पीच आप देंगे। आप यहां पर बैठे हैं, टीचर ने आपकी तरफ पॉइंट आउट किया, अब आपकी तो कोई तैयारी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि स्पीच आपको देनी पड़ जाएगी। तो जब आप इस स्टेज पर आके स्पीच प्रोवाइड करेंगे या स्पीच को देंगे तो आपकी तो कोई प्रीवियस प्रिपरेशन ही नहीं थी, तो इस केस में जो आप स्पीच देंगे वो कहलाएगी एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर ना करेंगे पूरी क्लास गौर और आप कर देंगे सबको बोर, क्योंकि आपने नहीं करी थी कोई भी प्रिपरेशन। ठीक है, तो बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाती है वो होती है एक्सटेम्पोर, ना करेगा कोई भी गौर और आप कर देंगे सबको बोर। क्यों? क्योंकि आपने नहीं करी थी कोई भी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो नाम क्या है उसका? एक्सटेम्पोर। क्या नाम है? एक्सटेम्पोर। क्या नाम है? एक्सटेम्पोर। आइए 18th क्वेश्चन की तरफ। एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ग्रीगेरियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्रीगेरियस। जैसे कि हिरन, आप सभी जानते हैं हिरन झुंड में ही रहते हैं, ठीक है, जो हिरन होता है वो हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करता है, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा ग्रीगेरियस। ठीक है, क्या होगा? ग्रीगेरियस, यानी कि किसी को गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उठाने के लिए ग्रुप में बहुत लोग होंगे, तो इसलिए कहलाया जाएगा ग्रीगेरियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप इज नॉन एज ग्रीगेरियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्रीगेरियस। 19वां सवाल आपके सामने है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। डिसीव्ड का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना या अपनी बातों में किसी को आसानी से ला देना, है ना। जैसा आप कहेंगे फिर वो वैसा ही मानेगा बिना अपनी बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, तो उसको कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आसान हो मूर्ख बनाना। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुलीबल। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुलीबल। ठीक है, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? गुलीबल। तो गुलीबल ऐसा व्यक्ति जिसको आसान हो मूर्ख बनाना, उसको कहा जाएगा गुलीबल। आते हैं 20वें सवाल पर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसी चीज जिसको सही ना किया जा सके, ऐसी कोई भी चीज जिसको सही ना किया जा सके उसको कहा जाता है इनकॉरिजिबल। क्या कहा जाता है? इनकॉरिजिबल। अगर खाली कॉरिजिबल की बात करें तो कॉरिजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज पेंसिल से लिखी तो आप इरेजर से रफ करेंगे और उसको फिर दोबारा से करेक्ट कर देंगे, तो ऐसी चीज आप कहलाएंगे कॉरिजिबल, यानी कि ऐसी चीज जिसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनकॉरिजिबल की बात करूंगा तो इनकॉरिजिबल यानी कि अगर आपने पेन से कुछ लिख दिया है तो अब उसको रफ करना क्या है? मुश्किल। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी गलतियों पे पर्दा डलना उतना ही कम होता चला जाता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम लिखते भी पेंसिल से हैं और मिटा भी इरेजर से देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी गलतियों पे पर्दा डाल दिया जाता है, हमारी गलतियों को करेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन करके अपने आप को सेटल करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने लगते हैं, तो उस दौरान हमारे द्वारा की गई गलतियां कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि समय में वापसी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको करेक्ट ना किया जा सके इज नॉन एज इनकॉरिजिबल। क्या कहलाएगी? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, तो इनकॉरिजिबल यानी कि वो चीज जिसको हम करेक्ट ना कर सके। तो आइए अब लास्ट 5 को और देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी बचे हुए। अब हम करते हैं अपने बचे हुए लास्ट 5 क्वेश्चंस को। तो देखिए 21वां सवाल हमारे सामने है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जिसको अवॉइड ना किया जा सके, यानी कि जिसको इग्नोर ना किया जा सके। ऐसी चीजों के लिए हम जिस वन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है इनएविटेबल। क्या होता है? इनएविटेबल।
क्या कहते हैं, इनएविटेबल। अगर खाली एविटेबल होता, अगर खाली एविटेबल होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि ऐसी कोई भी चीज जिसको अवॉइड किया जा सके। अगर खाली एविटेबल होता, जैसे ही इन इसके आगे लगा, इट मेक अ नेगेटिव सेंस, इसने एक नेगेटिव सेंस बनाई, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम अवॉइड ना कर सके, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, दैट इज नोन एज इनएविटेबल, दैट इज नोन एज इनएविटेबल। यानी कि अवॉइड ना कर सके, यानी कि ऐसी कोई चीज जो अपने आप में अटल है। अब अटल कैसे है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो धरती है वो सूरज के चक्कर लगाती है, जो धरती है, जो धरती है, जो धरा है, जो पृथ्वी है, ये सूरज के चक्कर लगाती है। किसके चक्कर लगाती है, सूरज के, सन के, है ना। तो ये बात अपने आप में क्या है, अटल है, आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज धरती के चक्कर लगाएगा, नहीं, धरती ही सूरज के चक्कर लगाएगी, ये बात अटल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके लिए शब्द क्या होगा, इनएविटेबल। क्या शब्द होगा, इनएविटेबल, इनएविटेबल। 22वें सवाल की तरफ आते हैं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती नहीं करता। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कभी भी गलती नहीं करता, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। इस कलयुग में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो क्लेम कर दे कि मैं एक भी गलती नहीं करता, सब गलती करते। फिर भी चलिए, वन वर्ड है, हमें तो करना है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई गलती ना करे। उसके लिए शब्द क्या होता है, देखिए, जब हम गलती करते हैं, जब हम गलती करते हैं तो हमें कैसे एहसास होता है कि हमने गलती करी है। हमें गलती का एहसास होता है जब हमें किसी पत्थर से, पत्थर का मतलब क्या है यहाँ पर, किसी व्यक्ति से या किसी अपने से ठोकर लगती है। और जब हम किसी से टकराते हैं, ठोकर खाते हैं, तो हम धड़ाम से नीचे की तरफ आ गिरते हैं। गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उस गलती का एहसास उसको तब पता होता है जब वो धड़ाम से, ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आकर गिर जाए। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करेगा। देखिए यहीं पर शब्द आपको दिखा रहा होगा, फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, और इनका मतलब नेगेटिव सेंस, यानी कि नहीं गिरना, यानी कि अपने को गिरने ना देना, अपने को गिरने ना देना, यानी कि इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, अपने को गिरने ना देना। ऐसा व्यक्ति कौन होगा, जो कभी भी गलती नहीं करेगा। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु वन कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करे, इज नोन एज इनफॉलिबल, इज नोन एज इनफॉलिबल। आइए 23 को देखते हैं। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, ऐसा व्यक्ति जो या तो डिक्शनरी को लिखता हो या फिर उसमें संशोधन करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर। क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर। ऐसा व्यक्ति जो या तो डिक्शनरी को लिखता हो या उसमें संशोधन करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। देखिए 24 कितना बढ़िया है। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो। डिसलाइक का मतलब क्या होगा, घृणा करना, घृणा करना। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है मिसोजिनिस्ट। देखिए मीसो का मतलब होता है घृणा, मीसो का मतलब ही होता है घृणा करना, यानी कि ऐसी कोई चीज जो हमें पसंद ना हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मीसो। ठीक है। और जिनिस्ट, जो यहाँ पर जिनिस्ट आया है वो आया है वुमेन के लिए। जिनिस्ट जो शब्द आया वो आया महिला के लिए, यानी कि घृणा करना किससे, महिला से, उसको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है इज नोन एज मिसोजिनिस्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी प्रपोजल कोई भी लड़की ठुकरा दे तो वो व्यक्ति तुरंत उससे घृणा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मिसोजिनिस्ट। ठीक है। हालांकि ये मजाक में मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है। सब अपने आप में अच्छी होती है, बिना नारी के कभी भी संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए नारियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखिए उनका भी मन है, उनका भी दिल है अपने जीवन में आजादी का उसी तरीके से आनंद लेना जैसे आप ले रहे हैं, तो इसलिए समानता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है। 25th क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बड़ी खुरापाती इमेज हो। खुरापाती यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती करता रहता होगा। खुरापाती का मतलब पता क्या होता है, खुरापाती का मतलब होता है जो हमेशा शरारत, बदमाशी, इस तरीके की शैतानी, इस तरीके का काम करता है, यानी कि क्राइम के अंडर भी आते होंगे वो काम, तो उन्हें कहा जाता है नोटोरियस। क्या कहा जाता है, नोटोरियस। तो हमारे सामने हमारा है आज का 26वां क्वेश्चन, यानी कि 26th क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वो स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, जहां पर पक्षियों को यानी कि बर्ड्स को रखा जाता है। तो इस प्लेस को कहा जाता है एवियरी। क्या कहा जाता है, एवियरी। जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उस स्थान को कहा जाता है एवियरी, उस स्थान को कहा जाता है एवियरी, एवियरी।
ठीक है, आइए 27वें क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु डाइज विदाउट अ विल, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना वसीयत के मर जाए, यानी कि बिना वसीयत करे हुए। वसीयत क्या होती है? वसीयत होती है जो उसकी जमीन होती है, जायदाद होती है, उसका जो बंटवारा किया जाता है अपनी औलादों में या अपने भाई बंधुओं में, तो उसको कहा जाता है वसीयत यानी कि विल। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर बिना वसीयत करे मर जाता है तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिस शब्द को कहा जाता है इंटेस्टेट। क्या कहा जाता है? इंटेस्टेट। क्या कहा जाता है? इंटेस्टेट। इंटेस्टेट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मर जाए, उसको कहा जाएगा इंटेस्टेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से अत्यधिक डर। भय का मतलब डर, यानी कि पानी से जो बहुत ही ज्यादा डरता है, उस डर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रो, आप जानते हैं हाइड्रो वाटर को कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और जो फोबिया होता है, फोबिया वर्ड का मतलब ही होता है किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज के प्रति एक डर। तो वाटर से जो फियर होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया, उसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। 29th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो। ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो, यानी कि आज भी ऐसे कुछ बुजुर्ग आपको देखने को मिलेंगे गांवों में, बस्तियों में, जो उस वक्त ना पढ़ पाए थे और ना पढ़ने की वजह से आज के समय में वो ना बोलना जानते हैं, सॉरी ना वो रीड करना जानते हैं ना वो लिखना जानते हैं। तो बोलना तो भी आता ही होगा, है ना, लेकिन लिखना और पढ़ना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो उस समय क्या नहीं ले पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है इलिटरेट, यानी कि इल प्लस लिटरेट, ये इन दो शब्दों को जोड़कर बना है। अगर खाली लिटरेट की बात करूं तो लिटरेट उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना दोनों जानता है, उसको कहा जाता है लिटरेट। लेकिन जैसे ही इस इल को इस लिटरेट के साथ जोड़ दिया गया तो इसने प्रोवाइड करी नेगेटिव सेंस। कैसी सेंस? नेगेटिव सेंस। यानी कि इलिटरेट का मतलब होगा वह वो व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है इलिटरेट। क्या कहा जाता है? इलिटरेट। ठीक है, आइए 30th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु ईट्स टू मच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अधिक खाता हो, यानी कि जिसको सुबह शाम सिर्फ खाना ही दिखता हो या वो बहुत ही ज्यादा पेटू हो। ऐसे व्यक्तियों को हमारी लैंग्वेज में पेटू ही कहा जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ ना कुछ हर समय पर खाने के लिए चाहिए, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ग्लटन। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्लटन। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्लटन। यानी कि ग्लटन उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खाने की हैबिट रखता होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ग्लटन। शब्द इस्तेमाल होता है ग्लटन। आइए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। हमारे सामने 31 क्वेश्चन है। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि ऐसी कोई चीज जिससे प्रकाश पास ना हो सके। प्रकाश मतलब लाइट, यानी कि लाइट जिस चीज से पास ना हो सके उस चीज के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को कहा जाता है ओपेक। उस शब्द को कहा जाता है ओपेक। यानी कि ओपेक कोई एक ऐसा सब्सटेंस कि अगर आप यहां से लाइट डालेंगे तो ये लाइट यहां पर आपको पास होती हुई नहीं दिखाई देगी। ऐसे सब्सटेंस के लिए इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ओपेक। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से लाइट पास हो जाए, यानी कि यहां से यहां पे लाइट पास हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके दोनों तरफ देखा जा सके, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आइए 32 क्वेश्चन पर चलते हैं, 32वें सवाल पर चलते हैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी कि एक कांच की वो टंकी जिसमें मछली या पानी के पौधों को रखा जाए, ऐसी कांच की टंकी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कांच की टंकी को कहा जाता है एक्वेरियम। क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। यानी कि इसको कहा जाता है एक्वेरियम। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है, यानी कि ये आपका कैसा सिस्टम है? ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल तो होगा नहीं, है ना, लेकिन इसको नेचुरल जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो एक ग्लास टैंक जहां पर मछलियां या पेड़ पौधों को रखा जाए उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एक्वेरियम। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, यानी कि ऐसी सरकार जिसको किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाए। राजा या रानी के द्वारा चलने वाली सरकार कहलाती है मोनार्की। क्या कहलाती है? मोनार्की।
क्या कहलाती है? मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी कि ऐसा तंत्र जिसको किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाए। ऐसा तंत्र जिसको किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाए वो कहलाता है मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। और जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जो गवर्नमेंट होती है वो किंग या क्वीन के द्वारा रन की जाती है, यानी कि इस समय तो क्वीन के द्वारा ही रन की जाती है। ठीक है, आइए 34th क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजीली, यानी कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जिस पर आसानी से ना पहुंचा जा सके, यानी कि जिस चीज पर आसानी से ना अप्रोच किया जा सके या ना आसानी से संपर्क किया जा सके, ऐसे के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल। अब यहां पर भी अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो आपको दो शब्द मिलेंगे, एक होगा इन और एक होगा एक्सेसिबल। एक होगा एक्सेसिबल। देखिए एक्सेसिबल का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेस करना, यानी कि किसी चीज से संपर्क साधना। अगर किसी चीज से आप संपर्क साध सकते हैं यानी कि उस तक पहुंच सकते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं कि एक्सेस कर लिया। जैसे आप इंटरनेट को अपने मोबाइल में एक्सेस करते हैं, दैट मींस आप अपने मोबाइल में इंटरनेट को चला पा रहे हैं। अगर आप उसको नहीं चला पाएंगे तो उसके लिए आप जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होगा इनएक्सेसिबल, यानी कि आप इंटरनेट को अपने मोबाइल में संपर्क नहीं ला पा रहे हैं तो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे इनएक्सेसिबल। और अगर आप मोबाइल में इंटरनेट आसानी से चला पा रहे हैं तो शब्द होगा एक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? जिस चीज से आसानी से संपर्क ना किया जा सके। ठीक है, 35th क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन। एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन का मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी कि ऐसी सोच जो बहुत ही कट्टर है, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, यानी कि वो सोच जिसको बदला ही नहीं जा सकता, जो अपनी सोच पर अड़िग है, यानी कि वो अपनी सोच को बिल्कुल भी किसी दूसरे के कहने पर भी नहीं बदलते। ऐसे व्यक्तियों के लिए कट्टरपंथी शब्द इस्तेमाल किया जाता है और उसको इंग्लिश में जिस वन वर्ड से जाना जाता है वो वन वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। क्या है? ऑर्थोडॉक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कट्टर सोच रखता हो, भले ही वो धर्म के प्रति हो, भले ही किसी समुदाय के प्रति हो, ऐसी सोच के व्यक्ति को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। ऐसे सोच के व्यक्तियों को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स, जो कट्टरपंथी की सोच रखते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 36th क्वेश्चन है हमारे सामने। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द फॉर्मल मीटिंग, यानी कि किसी औपचारिक बैठक में चर्चा की जाने वाली वस्तुओं की सूची, यानी कि जिन वस्तुओं की सूची किसी औपचारिक बैठक में चर्चा में आएगी वो कहलाती है एजेंडा। आप देखिए जब गवर्नमेंट अपने इलेक्शन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो एक एजेंडा प्रोवाइड करती है जिसमें वो सारी चीजों को बताती है कि वो क्या क्या करने वाली है, किस तरीके से 5 साल के लिए सरकार चलाने वाली है, तो वो सारी चीजों को जिस सूची में दिया जाता है वो सूची कहलाती है एजेंडा। वो सूची कहलाती है एजेंडा। और इस वर्ड का इस्तेमाल आपने सबसे ज्यादा इलेक्शन टाइम में ही सुना होगा कि जो वो सरकार अपना एजेंडा देती है वो एजेंडा एक्चुअल में क्या होता है? वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है जो एक औपचारिक बैठक में क्या की जाती हैं? चर्चा में की जाती हैं। ठीक है, तो उन सूचियों को कहा जाता है एजेंडा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी में भी चुनाव संपन्न हुए हैं, तो चुनाव संपन्न होने से पहले जब सरकार ने लुभाने के लिए जो स्कीम लाई होगी, यानी कि हम भोली भाली जनताओं के लिए जो स्कीम को दिया होगा कि हम पानी फ्री करेंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम स्कूल की जो कंडीशन है उनको सुधारेंगे, रोड्स को सुधारेंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी देंगे, तो ये जो सूची है ना, ये जितनी भी आइटम्स जिस मीटिंग में बताए जा रहे हैं और जिस पन्ने के ऊपर ये लिखे हुए हैं, दैट इज नोन एज द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट। वही गवर्नमेंट का एजेंडा होता है, यानी कि वो सूची होती है जिसको वो औपचारिक बैठक में घोषणा करती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एजेंडा, उसको कहा जाता है एजेंडा। आइए अगले सवाल पर। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। रिजर्व का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाणी में बहुत आरक्षित है। आरक्षित का मतलब जो बहुत ही कम बोलना पसंद करता है, ज्यादा नहीं बोलता, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट वो व्यक्ति होता है जो बोलने में बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कम ही बात करता हो, तो उसके लिए शब्द आता है रेटिसेंट। देखिए रेटिसेंट आपको वेरी सिमिलर दिखेगा साइलेंट से, वेरी सिमिलर दिखेगा साइलेंट रेटिसेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो साइलेंट है वही रेटिसेंट है, जो व्यक्ति साइलेंट है वही रेटिसेंट है। तो रेटिसेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्पीच में बहुत रिजर्व्ड होगा, और ये शब्द आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप याद रखें ऐसा व्यक्ति जो बहुत वाणी में कम बोलता है उसको कहा जाता है रेटिसेंट। ठीक है, अगला है इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो,
ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो, जैसे कि आप देखिए नीरव मोदी, जैसे आप देखिए विजय माल्या, ये वो व्यक्ति हैं, विजय माल्या ये वो व्यक्ति हैं जो कर्जा चुकाने में असमर्थ हुए, इसलिए वो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने पहुंच गए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उस शब्द को कहा जाता है इंसॉल्वेंट, यानी कि बैंकक्रप्ट, या आप इसमें दूसरा नाम भी ले सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बैंकक्रप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दो लोगों को बैंकक्रप्ट भी कहा जाता है और इंसॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो शब्द है इंसॉल्वेंट, वो शब्द है इंसॉल्वेंट। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप, यानी कि अगर किसी समुद्र में बहुत सारे जहाज आपको खड़े हुए दिख जाए, तो एक जहाज को तो आप शिप ही कहते हो, लेकिन जब जहाजों का समूह हो जाए तो उस जहाजों के समूह को कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट। जब जहाजों के समूह को आप देखेंगे तो जहाजों के समूह को कहलाया जाता है फ्लीट। क्या कहा जाता है? फ्लीट। तो आप याद रखेंगे, जहाजों के समूह को कहा जाता है फ्लीट। क्या कहा जाता है? फ्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समथिंग दैट इज जेन्युइन, कुछ ऐसा जो वास्तविक हो, यानी कि ऐसी चीज जो अपने आप में 100% क्या है? जेन्युइन है, यानी कि वो चीज वास्तविक रूप में है। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब है ऐसी कोई चीज जो अपने आप में 100% ट्रू है। जो अपने आप में 100% ट्रू है वो जेन्युइन है, और जो चीज जेन्युइन है वही कहलाती है ऑथेंटिक, उसी को कहा जाता है ऑथेंटिक। आई होप आपको यहां तक सभी क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे, और मेरे साथ साथ आप इसको दोहरा भी रहे होंगे, क्योंकि मैं एक एक दो बार इसलिए एक्स्ट्रा बोल रहा हूं जिससे आपके कानों में इन शब्दों की एक गूंज पैदा हो और आपका माइंड इस सिग्नल को कैच करने लगे। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड बड़ा सेंसिटिव होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बस चीज क्या होती है कि हमें रिपीटेशन की आदत डालनी है। जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा माइंड में, उतने ज्यादा सिग्नल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब आप ये वाले क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देखेंगे तो वो शब्द आपका कहीं ना कहीं आपके सिग्नल से कनेक्ट कर जाएगा और आप सही आंसर को मार्क कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए अगले सवालों पर आते हैं। अब आते हैं अपने 41वें क्वेश्चन पर। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि अपने सिंहासन को त्याग देना, अपने पद को त्याग देना या अपने सिंहासन को त्याग देना, इसके लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द है एब्डिकेशन। यानी कि इस क्रिया को, जिस क्रिया में सिंहासन को त्याग दिया जाए, उस क्रिया को कहा जाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द थ्रोन। तो एब्डिकेट का जो एक्शन होगा वो एक्शन कहलाएगा एब्डिकेशन, यानी कि इसको करने की जो क्रिया होगी दैट इज नोन एज एब्डिकेशन। तो अपने सिंहासन को त्यागने की क्रिया कहलाती है एब्डिकेशन। अपने सिंहासन को त्यागने की क्रिया कहलाती है एब्डिकेशन। आइए अगले 42वें क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, यानी कि जो चुनाव और मतदान के रुझानों का अध्ययन करता है, जो चुनाव और मतदान के रुझान का अध्ययन करता है, ऐसे के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को कहा जाता है सेफोलॉजिस्ट। उस शब्द को कहा जाता है सेफोलॉजिस्ट। यहां पर पी साइलेंट है इसलिए शब्द कहा जाएगा सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो इलेक्शन या फिर चुनाव के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो रुझान होते हैं, उन रुझानों को जो अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है, वो कहलाते हैं सेफोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा आमतौर पर चुनावी चैनल आपने देखे होंगे, यानी कि जैसे आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों को देखा होगा जहां पर इलेक्शन या उससे रिलेटेड उसके मतदानों के रुझानों पर अध्ययन किया जाता है, बताया जाता है किस सरकार की कितनी सीटें आ सकती हैं, कौन सी कहां से अपनी सरकार बना सकती है। तो ये सारा जो अध्ययन होता है वो अध्ययन जिस शब्द के अंदर है उस शब्द को कहा जाता है सेफोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इनका अध्ययन करेगा वो कहलाएगा सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो चुनाव और मतदान के रुझानों का अध्ययन करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के प्रति जिस गीत का हम गायन करते हैं या स्तुति करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए उस शब्द को कहा जाता है हिम। क्या कहा जाता है? हिम। हिम यानी कि वो गीत, वो संगीत, वो आपका मंत्र जाप, जिस मंत्र जाप को करके हम भगवान की आराधना करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवान की स्तुति में गाया गया गीत या संगीत कहलाता है हिम। क्या कहलाता है? हिम। हिम वो गीत है, वो संगीत है जो भगवान के प्रति उनकी स्तुति में गाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु एग्जामिन अकाउंट ऑफिशियली, यानी कि ऐसा व्यक्ति
जो खातों को, जो औपचारिक रूप में या आधिकारिक रूप में खातों की जांच करता है, उसको कहा जाता है अकाउंटेंट। देखिए तो शब्दी इस्तेमाल आपको आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे देखिए अकाउंट को करने वाला, अकाउंट को जो एग्जामिन करेगा वो कहलाएगा अकाउंटेंट, वही कहलाएगा अकाउंटेंट। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, ऐसी कोई भी घटना जो हर 2 साल में एक बार हो, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो 2 साल में एक बार होगी, उसके लिए शब्द होता है बाइनियल, उसके लिए शब्द होता है बाइनियल। आपको पता होगा बाय का मतलब ही होता है टू, बाय का मतलब ही होता है टू। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और बाय का मतलब होता है टू। इसी प्रकार ट्राई का मतलब होता है 3, और क्वाड का मतलब होता है 4। तो इन शब्दों को आप याद रखिए। तो अगर वो 2 साल की बात करेगा तो 2 साल का जो, हर 2 साल में जो घटना होगी उस घटना को कहा जाएगा बाइनियल, उस घटना को कहा जाएगा बाइनियल। तो इस बाय शब्द को याद रखिए। बाय कब आता है? जहां भी बात 2 से रिलेटेड हो रही होगी, यानी कि 2 से रिलेटेड कोई भी बात हो रही होगी तो उसको कहा जाएगा बाइनियल। आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस को और करते हैं। और अगर आपने अपनी वीडियो को यहां तक देखा है, हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो बिना लाइक करे, बिना शेयर करे और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे आपके सामने अभी वीडियोस आने बाकी हैं। आइए आते हैं अगले लास्ट 5 क्वेश्चंस पर। अ पर्सन वर्किंग ऑन ट्रायल पीरियड, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको परीक्षण अवधि पर रखा गया, यानी कि आप इसको ट्रेनिंग पीरियड भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रायल पीरियड को ट्रेनिंग पीरियड पर भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग पर रखा गया है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग पर रखा जाता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, यानी कि ये पोस्ट टेम्परेरी होगी, ये पोस्ट आपकी टेम्परेरी होगी, क्योंकि आपने उसको ट्रायल पीरियड पर रखा हुआ है। पहले आप देखेंगे कि वो व्यक्ति काम करने लायक है, उसमें स्किल है या नहीं, उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद उस पर्सन को आप परमानेंट रोल करेंगे। तो उस परमानेंट रोल से पहले जो ट्रायल पीरियड पे किसी व्यक्ति को रखा जाता है उसको कहा जाता है प्रोबेशनर, उसको कहा जाता है प्रोबेशनर। प्रोबेशनर ऑफिसर आपने देखे होंगे बैंक में जब एग्जाम निकलते हैं, आईबीपीएस, प्रोबेशनर, पीओ का जो एग्जाम निकलता है वो प्रोबेशनर ऑफिसर ही होता है, यानी कि वो व्यक्ति ट्रेनिंग पर रखा जाता है। हालांकि वो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और बहुत ही कट ऑफ उसकी मतलब हाई जाती है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो प्रोबेशनर का मतलब ये होता है जिसको ट्रायल पीरियड पे रखा जाए, यानी कि आपको पता होगा प्रोबेशनर ऑफिसर को 3 साल के ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है बैंक में। तो जो प्रोबेशनर ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, और उसके बाद यानी कि 3 साल के बाद इस चीज को पूरा जांचने के बाद तब उनको परमानेंट रोल दिया जाता है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड पर रखे जाते हैं उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज प्रोबेशनर। क्या होता है? प्रोबेशनर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति, जब दूसरे के समान नाम वाला व्यक्ति हो, जैसे मेरा नाम अगर शुभम है और अगर किसी और का भी नाम शुभम है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? 2 नाम है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों के सेम नाम है, तो सेम नाम, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं सेम, सेम नेम, सेम नेम, यानी कि यहीं से याद रखिए नेम सेक। क्या कहलाता है? नेम सेक, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन 2 व्यक्तियों के नाम क्या हो? सेम हो, एक दूसरे के सेम हो, तो उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है नेम सेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन। जब एनवायरनमेंट की जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, इको का वर्ड ही क्या है? इको बना है आपका इकोसिस्टम से, और इकोसिस्टम आता है किसमें? एनवायरनमेंट में। तो इकोसिस्टम की जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट का अध्ययन कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में आप इकोसिस्टम को ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए शब्द इस्तेमाल है इकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज पर अध्ययन करना, और इको का मतलब है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पर जो अध्ययन हो रहा है दैट इज नोन एज इकोलॉजी, और इकोसिस्टम आता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो यानी कि हर एक वर्ड का एक डीपली मीनिंग है, और हर डीपली मीनिंग अगर आप समझ लेंगे तो कभी भी शब्दों को रटने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि ऐसी कोई स्थिति आ जाना जहां पर पूर्ण संतुलन बन जाए। पूर्ण संतुलन की स्थिति, पूर्ण संतुलन की स्थिति कहलाती है इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम, यानी कि जब संतुलन की स्थिति संपूर्ण रूप से आ जाए तो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये शब्द आपको फिजिक्स में बहुत ही सुनने को मिलता है। यानी कि ऐसी, अगर यहां पर कोई एक ब्लॉक है, अगर मैं यहां से इसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींचूं और यहां से भी इसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींचूं, तो ये आपका जो ब्लॉक है ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब ये परफेक्ट बैलेंस की स्थिति में आ गया है, क्योंकि ये इधर भी नहीं जा सकता और इधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम।
इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट सवाल, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की आदत हो, ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की आदत हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट यानी कि सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि वो व्यक्ति जो नींद में चलता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको देखने को मिलते होंगे, आमतौर पर आपने सुने भी होंगे कि किसी व्यक्ति को नींद में चलने की आदत होती है, तो नींद में चलने वाली व्यक्ति को कहा जाता है सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट। क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से सेटिस्फाई ना हो। सेटिस्फाई का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज से संतुष्ट ना हो, यानी कि उसको कोई भी चीज भाती ही ना हो। ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक शब्द और याद कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को लालची भी कहा जाता है। अभी लालच क्या होता है? लालच का मतलब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की हो, और ज्यादा की हो, यानी कि आपका कहीं भी संतुष्टि आपको मिले ही ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं हम, लालची की। ये कितना लालची व्यक्ति है कि इसकी कहीं भी सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आज 10,000 रुपए की सैलरी लग जाए, तो उसको अगर यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की है, तो वो फिर अगली 18,000 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फिर वो और कहेगा कि मुझे 28,000 की चाहिए, फिर और कहेगा कि मुझे 38,000 की चाहिए, यानी कि वो हर जगह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स उसकी जो लालसा है, उसकी जो लालच है, वो बढ़ता जा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो हर जगह सेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उसके लिए शब्द होता है इनसेटिएबल। देखिए मैं बार बार सेट इसलिए ही बोल रहा था क्योंकि आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा बीच में, SAT, सेट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी सेट ना हो, उसके लिए शब्द होता है इनसेटिएबल। तो जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते उनको कहा जाता है इनसेटिएबल, उनको कहा जाता है इनसेटिएबल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर एक पेपर के ऊपर आप बहुत सारी किताबों के नाम लिख दें, किताब A, B, C, D, इस तरीके से बहुत ही आपने किताबों को लिख दिया, बहुत सारी किताबों के नाम लिख दिए, तो ये पूरा जो संग्रह होगा किताबों का, ये क्या कहलाता है? ये बोला जाता है कैटलॉग। ये बोला जाता है कैटलॉग, इसको कहा जाता है कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग वो आपका संग्रह होता है जिसमें सारी किताबों की लिस्ट मौजूद होती है। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स के लिए जो वन वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज कैटलॉग, उसको कहा जाता है कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, उसको कहा जाता है क्रेडलस, उसको कहा जाता है क्रेडलस। क्रेडलस का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को आप भोला भाला कह सकते हैं, भोला भाला। भाई अब आप ये सोचिए कि किसी भी दूसरे की बातों में आना, दैट मीन्स वो व्यक्ति जाहिर सी बात है भोला भाला ही रहा होगा, क्योंकि इस चंट दुनिया में इतना भोला भाला व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की बातों में बहुत आसानी से फंस जाए, आ जाए, तो उसको कहा जाता है क्रेडलस, उसको कहा जाता है क्रेडलस, उसको कहा जाता है क्रेडलस। अगला क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का अध्ययन करना। साउंड का मतलब ध्वनि और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि साउंड की जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है एक्वेस्टिक, उसको कहा जाता है एक्वेस्टिक्स। एक्वेस्टिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ये वो ब्रांच, वो शाखा है जिसमें हम साउंड की स्टडी को करते हैं। हम देखते हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है। तो साउंड के बारे में जब आप कंप्लीट नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप पूरी कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं साउंड के बारे में, उसके लिए जो वन वर्ड है वो वन वर्ड है एक्वेस्टिक्स, उसके लिए वन वर्ड क्या है? एक्वेस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता, शराब को पीता नहीं है, यानी कि जो शराब का सेवन नहीं करता। अल्कोहल का मतलब आप सभी जानते होंगे शराब, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करता, उसके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज टीटोटलर। टीटोटलर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो शराब नहीं पीता, यानी कि उसके लिए नशा सिर्फ और सिर्फ चाय है, उसके लिए नशा सिर्फ और सिर्फ चाय है, यानी कि टी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शराब नहीं पीता वो टोटल टी पर डिपेंड रहता है, वो टोटल टी पर डिपेंड रहता है, इसलिए उसको टी टोटलर कहा जाता है जो शराब नहीं पीता। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। ठीक है, आइए अगले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने 56th क्वेश्चन को, अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई शख्स जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेटरन, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेटरन। आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा वेटरन एक्टर, ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। वेटरन एक्टर कहा जाता है किसको? रजनीकांत को, है ना, रजनीकांत जी को,
कहा जाता है अमिताभ बच्चन जी को। तो इनको वेटरन एक्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्टिंग के दिग्गज कहे जाते हैं। यानी कि जब आप शब्द दिग्गज, ऐसा शब्द जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि दिग्गज का मतलब होता है वेटरन। यानी कि वेटरन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव के साथ काम करता हो, यानी कि उसके पास इतना अनुभव हो कि वो दिग्गज हो जाए उस क्षेत्र में। ऐसे वेटरन पॉलिटिशियन भी होते हैं, है ना, जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत दिग्गज माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज वेटरन, यानी कि जिनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुभव हो उन्हें वेटरन कहा जाता है। जैसे वेटरन लीडर्स होते हैं, वेटरन एक्टर्स होते हैं, वेटरन एक्ट्रेस हो सकती हैं। तो इस तरह के आपको शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज वेटरन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नॉन एज एडिबल, दैट इज नॉन एज एडिबल। उसको कहा जाता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, उसको कहा जाएगा एडिबल। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एडिबल। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, इसको आप प्लीज नहीं है, ये प्लेस है, इसको करेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ में ही आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये प्लेस है। अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी कि वो जगह जो किसी भी सैनिक को रहने के लिए दी जाती है उसको कहा जाता है बैरक। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जो भी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, जो आर्मी को जानते हैं, वो सभी जानते होंगे कि जो सोल्जर्स रहते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उसको बैरक कहा जाता है। उस क्षेत्र, उस प्लेस को बैरक कहा जाता है। तो जहां पर देश के जवान रहते हैं या जहां पर देश के सैनिक रहते हैं, उस रहने वाली जगह को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है बैरक, वो उनके बैरक कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो केवल दो लैंग्वेज बोल सकता है। ओनली, ओनली का मतलब है कि केवल दो लैंग्वेज, दो से ज्यादा बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो जो केवल दो लैंग्वेज बोल सकता है उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल, उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में कि बाई का मतलब होता है टू। आप इस शब्द को हमेशा याद रखिए कि बाई का मतलब ही होता है टू। और लिंगुअल जो वर्ड है यहाँ पर, जो आपका ये लिंगुअल वर्ड है, लिंगुअल का मतलब होता है भाषा, लिंगुअल का मतलब होता है भाषा। तो यानी कि दो भाषा का जिसको ज्ञान हो और जो केवल दो भाषा बोल सकता हो उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल, उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। जैसे कि आप भी इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो अगर आप केवल ये दो लैंग्वेज ही जानते हैं तो आप भी क्या है? बाइलिंगुअल है, आप भी क्या है? बाइलिंगुअल है। अगला क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। देखिए याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है प्रेशर को नापने वाला मीटर, प्रेशर को नापने वाला मीटर ही कहलाता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि प्रेशर को बार की यूनिट भी होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार भी होती है। और बार में अगर आप ओ लगा देंगे तो बैरो बन जाएगा, और बैरो को नापने के लिए जो डिवाइस होगी वो होगी बैरोमीटर। यानी कि प्रेशर को नापने की जो डिवाइस होगी दैट इज नॉन एज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में जो स्टार्टिंग के तीन वर्ड है वो प्रेशर की ऐसा यूनिट ही है, यानी कि बार। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो बार होती है, और जो उसको नापने की डिवाइस होती है दैट इज नॉन एज बैरोमीटर। आई होप आपको ये 5 सवाल भी समझ आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर। और यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब आ गया है हमारे सामने 61 क्वेश्चन। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी भी ऑफिशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? कि उसका निरीक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, अकाउंट्स को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ऑडिटर। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स को बनाता है, जो बनाता है अकाउंट्स को, वो कहलाता है अकाउंटेंट। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अकाउंटेंट। लेकिन जो इन अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है, यानी कि इनकी जांच पड़ताल करता है, उसको कहा जाता है ऑडिटर। उसको क्या कहा जाता है? ऑडिटर कहा जाता है। ठीक है, और सरकार के पास ये दोनों होते हैं, एक अकाउंटेंट भी होता है और एक ऑडिटर भी होता है। ठीक है, एक अकाउंटेंट जो उसके खाते वाते बनाता है, और ऑडिटर उन खातों की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, ऑडिटर देखता है कि कौन सा खाता सही है, कौन सा खाता गलत है, किसमें त्रुटि की जानी है। तो ऑडिटर का काम होता है खातों की जांच पड़ताल करना।
तो इसलिए उसको कहा जाता है ऑडिटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि किसी भी इवेंट्स को या डेट्स को, भाई जो इवेंट्स होने वाले हैं या डेट्स होने वाली हैं, अगर आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो कहलाती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल लिंक करके आपको डालना है। जैसे अगर 1 तारीख में कोई इवेंट होना है तो अगला इवेंट 2 में होगा, उससे अगला इवेंट 4 में होगा, उससे अगला इवेंट 5 में होगा। तो इन सबको अरेंज कर दिया गया है इनकी डेट्स के आधार पर। इवेंट्स को आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया, जैसे 1 तारीख में किसी की मैरिज है, ठीक है, तो उसका मैरिज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैरिज रिसेप्शन है, ठीक है। फिर 2 तारीख में कुछ घर पर वैसे फंक्शन है, कुछ अलग फंक्शन नाचने वाचने का हो गया, ठीक है। 5 में कुछ घूमने जाने का फंक्शन हो गया। तो इस तरीके की जो फंक्शंस का, यानी कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के लिए आपने जो डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी। ये कहलाती है क्रोनोलॉजी, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट इवेंट्स का या डेट्स का एक ऑर्डर में, प्रॉपर एक ऑर्डर में, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ नर्व्स, यानी कि नर्व की स्टडी करना। नर्व की स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। नर्व की स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। आपने सुना होगा जो डॉक्टर ब्रेन के इलाज करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो ब्रेन का डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल। न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल को जो करते हैं। तो न्यूरो का मतलब जब नर्व सेल है, और नर्व सेल कहाँ पाई जाती है? हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो नर्व्स की जो स्टडी की जाती है, वो जो डिपार्टमेंट है, दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी। उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी कि ऐसी कोई पोस्ट पर जाना जहां पर आपको कोई सैलरी ना मिले। ऐसी कोई पोस्ट पर जाना जहां पर आपको सैलरी ना मिले, उसको कहा जाता है ऑनोरेरी। उसको कहा जाता है ऑनोरेरी। ऑनोरेरी यानी कि एक पोस्ट मिलना लेकिन सैलरी ना मिलना, यानी कि आप किसी पद पर तो हैं, आप किसी पद पर तो हैं, मगर आपको यहां पर उस पद के लिए सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही, दैट इज नॉन एज ऑनोरेरी। इसको कहा जाता है ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब होता है वो आपको ऑनर की जा रही है, वो पोस्ट आपको ऑनर की जा रही है, उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑनोरेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि संरक्षित जो एरिया होता है। संरक्षित का मतलब जहां पर किसी चीज का संरक्षण किया जाए, बचाया जाए, ठीक है, बचाव के लिए जो एरिया बनाते हैं उसको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाए जाते हैं बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए, दैट इज नोन एज सेंचुरी। इसको कहा जाता है सेंचुरी। देखिए आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, सेंचुरी, है ना। तो सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी बेसिकली वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर हम बर्ड्स का या एनिमल्स का संरक्षण करते हैं, ठीक है, उनको बचाते हैं, क्योंकि जिनकी ब्रीड खत्म हो रही है, जो एनिमल्स तेजी से घटने की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। या फिर ऐसा होता है कि जंगलों को, जिस तरीके से जंगल अब शहर में बदलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रहने की जगहें कम हो गई हैं, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स के अलावा किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स का जब इंटरफेरेंस होता है तो ह्यूमंस अपने बचाव में एनिमल्स को मार देते हैं या बर्ड्स को मार देते हैं। तो इन दोनों के संरक्षण के लिए जो हम संरक्षित एरिया बनाते हैं, दैट इज नोन एज सेंचुरी। वही कहलाते हैं सेंचुरी। क्या कहलाते हैं? सेंचुरी कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशन आर स्टोर्ड, यानी कि ऐसी जगह जहां पर हम वेपन्स को या कारतूसों को क्या करते हैं? संगठित कर देते हैं या संग्रहित कर देते हैं, यानी कि उनको स्टोर्ड कर देते हैं। तो जिस जगह पर शस्त्रों को और कारतूसों को रखा जाता है, उस जगह को कहा जाता है आर्सेनल। क्या कहा जाता है? आर्सेनल। आर्सेनल कहा जाता है, आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। इसका मतलब होता है शस्त्रागार। शस्त्रागार का मतलब शस्त्रों को रखने की जो जगह होती है उसको कहा जाता है आर्सेनल। उसको कहा जाता है आर्सेनल। तो आर्सेनल का मतलब है शस्त्रागार, यानी कि वो जगह जहां पर हम वेपन्स को या एम्युनिशंस को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के जो समय को हम क्या कहेंगे? 10 साल का जो समय होगा, पूरे 10 ईयर्स, यानी कि 1 से लेकर 10 साल के पूरे कंप्लीट समय को हम क्या कहेंगे? तो दिस इज नोन एज डिकेड। ये कहलाता है डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का समय। डिकेड का मतलब होता है दशक। आप इसको कह सकते हैं दशक भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको दशक कहा जाता है, यानी कि एक दशक में होते हैं 10 साल, ठीक है। इसी हिसाब से एक शब्द और आपने सुना होगा, शतक, ठीक है। शतक को बोला जाता है सेंचुरी। और एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? तो आपको याद रखना है 100 ईयर्स होते हैं।
कितने साल होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं एक शतक में, यानी कि एक सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वार्थी। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, यानी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला जिसका हिसाब होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? बहुत ईगो होगा। और जिसके अंदर बहुत ईगो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करता है, बाकी किसी की नहीं करता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है ईगोइस्ट। क्या होता है? ईगोइस्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, उसके अंदर पक्का ईगो होगा, और अगर ईगो होगा तो वो कहलाएगा ईगोइस्ट। क्या कहलाएगा? ईगोइस्ट। आइए अगले सवाल की तरफ। वन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, तो उसको कहा जाता है देशभक्त। उसको कहा जाता है देशभक्त। और देशभक्त को एक शब्द जिसमें कहा जाता है दैट इज नोन एज पेट्रोइट। क्या कहा जाता है? पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब वो होता है वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा। और पूरी विश्व में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो सर्वप्रथम, सर्वव्यापी, सबसे बेहतरीन देश है, और दैट इज आवर इंडिया, और वो है हमारा भारत। तो अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि भारत पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन देश है, तो हम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय हिंद जय भारत। जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत, ठीक है? क्योंकि भारत से अच्छा देश पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जब विभिन्न तरह की भाषाओं को बोला जाता है, विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? यानी कि ऐसा देश जहां पर लगता है कि सब कुछ है, तो ऐसा देश सिर्फ भारत है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है बेचने के लिए। पेड़ पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं किसके लिए? सेल करने के लिए, यानी कि बेचने के लिए। अब सोचिए, जब यहाँ पर चीज कोई उगाई जा रही है दैट मींस वो बहुत छोटी रहेगी। अब आप सोचिए, जब हम कभी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जब बच्चा छोटा होता है, तो छोटा होने के बाद वो जिस पहली क्लास में एंट्री करता है, प्ले स्कूल को हटा के, तो आप कहते हैं कि जी वो नर्सरी में करता है, क्योंकि यहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। यहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो जिस प्रकार से बच्चा नर्सरी से ग्रो करना स्टार्ट करता है, ऐसी प्लांट को जहां ग्रो किया जाता है सेल करने के लिए, वो भी कहलाती है नर्सरी। वही कहलाती है नर्सरी। तो शब्द आपको याद हो गया होगा, प्लांट जहां पर उगाए जाते हैं बेचने के लिए, दैट इज नोन एज नर्सरी। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और वीडियो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, शेयर करना है, लास्ट तक देखना है। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि ये सिर्फ एवे ही रखे हुए हैं, एवे ही, कोई सवाल इसमें नहीं है, सबके सब सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। और मंडे में इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास आएगी। कल इसका लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम और 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो सारी अच्छी लग रही होंगी। तो आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने लास्ट के 5 क्वेश्चंस को। 71 क्वेश्चन, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जी जान से मेहनत करता हो, जिसको परिश्रमी, उद्यमी कहा जाता है, और बहुत ही देखभाल करके वो काम को करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉन एज डेलीजेंट। उसको कहा जाता है डेलीजेंट। डेलीजेंट को कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो दिल और जान से काम करता होगा। ऐसा व्यक्ति जो दिल और जान दोनों से काम करता होगा उसको कहा जाता होगा डेलीजेंट। दिल और जान से काम करने वाला, जो बहुत ही उद्यमी हो, परिश्रमी हो, सदैव हार्ड वर्क में बिलीव रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डेलीजेंट। दिल और जान से करेगा काम तभी बनेगा उसका नाम, तो कहलाएगा डेलीजेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि जो सितारों को देखकर, सितारों को या तारा मंडल को देखकर जो किसी का भविष्य बताते हैं वो कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, यानी कि ऐसे लोग जो तारों को देखकर किसी के भविष्य की आकलन करते हैं तो वो कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। और इस साइंस को, जिस साइंस में इस चीज को पढ़ा जाता है वो कहलाती है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। उसको पूरे को कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र, वो कहलाती है एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्रांच कौन सी है, तो ब्रांच तो है एस्ट्रोलॉजी, और इसको करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। इसको करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिष। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से
दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नोन एज माइग्रेंट, इज नोन एज माइग्रेंट, यानी कि इसको कहा जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो वो कहलाती है माइग्रेशन। याद कीजिए, जब मैंने आपसे बताया था कोई व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहे, कोई व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में जाके रहे, तो मैंने आपको बताया था इसको एक वर्ड में जाना जाता है इमाइग्रेंट। याद आया आपको, इसको क्या कहा जाता था? इमाइग्रेंट। और मैंने आपको कहा था कि इसको याद करने का तरीका ये है कि ई का मतलब है एग्जिट, यानी कि जो अपने देश से कर जाए एग्जिट, वो कहलाएगा इमाइग्रेंट। तो माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब यही तो होता है कि वो अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जब भी कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाता है तो वो कहलाता है माइग्रेशन, वो कहलाता है माइग्रेशन। 74th, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर लिव, यानी कि वो जगह जहां पर जंगली जानवर को रखा जाए या रहते हैं, ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवर रहते हैं वो कहलाती है लायर। क्या कहलाती है? लायर। ऐसी जगह को कहा जाता है लायर। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो नै को रे कहता था, वो नै को रे कहता था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार उसके गांव में एक शेर आ गया। अब उसको इंग्लिश बोलने की बड़ी तड़प रहती थी, वो शेर शेर तो ना चिल्लाए लेकिन बार बार लायर लायर चिल्लाए, बार बार क्या चिल्लाए? लायर लायर चिल रहा है। तो गांव वालों को समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि गांव वालों को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी और वो व्यक्ति इंग्लिश दिखाने के चक्कर में उस दिन मारा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस दिन शेर शेर चिल्लाता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने क्या चिल्लाया? लायर लायर चिल्लाया। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है कि वाइल्ड एनिमल्स जहां पर रहते हैं, जहां जंगली जानवर रहते हैं, वो शब्द है लायर, वो शब्द है लायर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की खेती करना, अंगूरों की खेती करना या अंगूरों को उगाना, ये कहलाता है विटीकल्चर। ये क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ये 76 क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को नजरअंदाज करता है या उन लोगों से घृणा करता है, यानी कि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो दूसरे ही लोगों से जलते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को कहते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप, देखिए आप इस मिस वर्ड को याद कर लीजिए, ये कोई वुमेन में लगने वाला मिस नहीं है, बल्कि इस मिस का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना, किसी चीज से नफरत करना इज नॉन एज मिस। तो जो लोग किसी भी दूसरे लोगों से घृणा करते हैं या उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मिस एंथ्रोप, जिसमें मिस का मतलब ही है नफरत और एंथ्रोप का मतलब क्या हो जाएगा? एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा लोग, यानी कि लोगों से नफरत करने वाले, लोगों से नफरत करने वाले लोग को कहते हैं मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। याद कीजिए, इस मिसएंथ्रोप से जुड़ता हुआ एक शब्द मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी करवाया था। मैंने बोला था कि ऐसा व्यक्ति हु डिसलाइक वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है या उन्हें पसंद नहीं करता, उसके लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था जिसका नाम था मिसोजिनिस्ट। याद आया? क्या कहते थे हम उसको? मिसोजिनिस्ट। बस वहां पर भी मिस का मतलब क्या था? घृणा, और यहाँ पर भी मिस का मतलब क्या है? घृणा करना या किसी चीज से नफरत करना या कोई चीज आपको पसंद ना होना, तो उसके लिए इस मिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वुमेन से नफरत करते हैं या वुमेन को पसंद नहीं करते, उनके लिए शब्द है मिसोजिनिस्ट। और जो लोगों को ही पसंद नहीं करते, भले ही उस लोग में व्यक्ति कोई मर्द हो या औरत हो, वो किसी को भी पसंद नहीं करते, तो उसके लिए पूरा एक शब्द है मिस एंथ्रोप। क्या है? मिस एंथ्रोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। और इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना या फिर किसी चीज को समाप्त कर देना। अगर कोई भी चीज जो पहले से चली आ रही है, अगर उसको आप क्या कर दें? खंडन कर दें, खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो उसको कहा जाता है एबॉलिश। क्या कहा जाता है? एबॉलिश। किसी एक सिस्टम को, जो तंत्र बहुत पहले से चलता हुआ आया है, अगर उस तंत्र को हम जाकर खत्म कर देंगे तो हम कहेंगे एबॉलिश दैट सिस्टम। तो हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया। जैसे पहले वीआईपी कल्चर चलता था, लेकिन जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, जब से राजनीति में गवर्नमेंट आई, तो इसने वीआईपी कल्चर को, जो बहुत पहले से सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, यानी कि वीआईपी कल्चर को आते ही खत्म कर दिया। तो इस तरीके के शब्द के लिए इस्तेमाल होता है एबॉलिश। ठीक है, जब कोई सिस्टम बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा हो, तो उसके लिए अगर आप खत्म कर देंगे तो उसके लिए जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एबॉलिश कर देना, किसी चीज को
खत्म कर देना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 370 की धारा को भी खत्म कर दिया, है ना। तो इस तरीके से वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अबॉलिश कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पर कोई रहता हो। कोई रहता हो मतलब कोई इंसान रहता हो, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं अबोर्ड। क्या बोलते हैं? अबोर्ड। अबोर्ड की हिंदी होती है निवास स्थान। निवास का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई व्यक्ति निवास करता हो या रहता हो। तो निवास के स्थान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अबोर्ड। क्या कहा जाता है? अबोर्ड। यानी कि जहां पर कोई रहता हो, कोई रहने का मतलब है कि कोई लिविंग बीइंग रहती हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ऐसी कोई चीज बहुत कठोर तो है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कठोर तो है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका एग्जांपल है गिलास। इसका एग्जांपल है गिलास। जो लोग साइंस बैकग्राउंड रखते होंगे उन्होंने ये वर्ड बहुत सुना होगा, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो दिखने में कठोर होगी लेकिन आराम से टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? आराम से टूट जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटल वो चीज होती है जिसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर। यानी कि ऐसी कोई चीज जो किसी वायर में कन्वर्ट ना हो पाए। वायर का मतलब क्या होता है? वायर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी मशीन्स में किसी भी मेटल को डालेंगे, बड़े से चौड़े से मेटल को डालेंगे, तो ये चौड़े से मेटल की जो अभी डायमीटर आपको चौड़ी दिख रही है, जब ये मशीनिंग इसकी होगी तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कॉपर एल्युमिनियम के तार होते हैं वो वायर में तो बन जाते हैं। तो ऐसे वायर या ऐसे पदार्थ जो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हार्ड भी होते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डक्टाइल। उनको कहा जाता है डक्टाइल। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो दिखने में हार्ड होते हैं लेकिन वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो इजीली टूट जाते हैं, तो उसके लिए शब्द होता है ब्रिटल। जैसे कि आपने गिलास देखा होगा, गिलास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि गिलास हार्ड है, लेकिन आसानी से टूट जाता है क्योंकि वो ब्रिटल है। क्योंकि वो ब्रिटल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। इम्पियसली का मतलब होता है अनुचित शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो उचित ना हो, ऐसे शब्द जो गलत तरीके से बोले गए हो। तो भगवान के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना कहलाता है ब्लास्फेमी। कहलाता है ब्लास्फेमी। याद करने का तरीका ये है कि जिन लोगों को भगवान के प्रति गलत फहमी हो जाती है, जिन लोगों को भगवान के प्रति गलत फहमी हो जाती है, उन्हें लगता है कि वो स्वयं खुद ही भगवान है, वास्तव में भगवान तो है ही नहीं, ऐसा मानने वाले लोग हमेशा गलत फहमी में रहते हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों को कहा जाता है ब्लास्फेमी। उन्हीं लोगों को कहा जाता है ब्लास्फेमी, क्योंकि प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसने हमें बनाया, संसार को बनाया, वो वास्तव में इस दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो आइए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किताबों से बेपनाह मोहब्बत करता है या किताबों से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है बिब्लियोफाइल। क्या होता है? बिब्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर जो ये फाइल शब्द है, इस फाइल का मतलब भी आप समझ लीजिए। दो शब्द होते हैं, एक फाइल होता है, एक फोबिया होता है। फोबिया के बारे में तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। जो फाइल शब्द होता है ये होता है जब आप किसी चीज से लगाव रखते हैं या फिर किसी चीज को जब आप पसंद करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो फाइल शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन जब किसी चीज से हम डरते हैं, जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो उसके लिए जो शब्द होता है वो फोबिया होता है ना। यानी कि अगर आप वाटर से डरेंगे तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। तो फोबिया यानी कि किसी चीज से डरने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फाइल शब्द जो है किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं, लगाव रखते हैं, तो उसके लिए हम फाइल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिब्लियो का मतलब क्या है यहाँ पर? बिब्लियो का मतलब है बुक, यानी कि बुक्स, और फाइल का मतलब है लगाव। तो बुक्स से लगाव रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बिब्लियोफाइल। क्या कहा जाता है? बिब्लियोफाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी और भूमि पर दोनों पर रह सकते हैं, यानी कि वो लैंड में भी रह सकते हैं, यानी कि भूमि पर जमीन पर रह सकते हैं, और पानी में भी रह सकते हैं, वाटर पे भी। जैसे कि आप जानते होंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ ऐसा जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है, दोनों पर रह सकता है। तो ऐसों को कहा जाता है एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है दो जगह पर रहने वाले एनिमल, जैसे कि लैंड और वाटर, जैसे कि लैंड और वाटर। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शब्द दिखेगा BI, यानी कि बाई। और याद कीजिए मैंने बताया कि जब भी कोई दो चीज होंगी तो वहां पर ये वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा बाई।
बस तो आपको यहीं से याद हो जाना है कि एम्फीबियंस में बाई है, बाई का मतलब दो जगह पर रहने वाला। दो जगह कौन कौन सी हैं? या तो लैंड पर या वाटर पर। तो जो एनिमल लैंड और वाटर दोनों पर रहता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एम्फीबियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सिचुएशन इन अ कंट्री, अ सिचुएशन इन अ कंट्री इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाना देश में जहां पर कोई सरकार ही ना हो, यानी कि बिना सरकार के चलने वाला देश, जहां कोई गवर्नमेंट ही ना हो किसी भी देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए। इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है एनार्की। क्या कहा जाता है? एनार्की। क्या कहा जाता है? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब कोई गवर्नमेंट ही ना हो किसी देश को चलाने के लिए, तो उसको बोला जाता है एनार्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव के विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। मानव के अध्ययन करना यानी कि ऐसा विज्ञान जो मानव का अध्ययन करता हो। भाई ह्यूमन रेस का मतलब क्या है? ह्यूमन सेक्स के बारे में, ह्यूमंस के कलर के बारे में, इस तरीके की चीजों को जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव के बारे में अध्ययन करना, मानव के बारे में अध्ययन करना, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर एंथ्रो जो वर्ड है ये ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, पोलॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि ह्यूमंस की स्टडी करना, ह्यूमंस के रेस की स्टडी करना, उनके सेक्स की स्टडी करना, उनके कलर की स्टडी करना, इस तरीके की चीजें कहलाती हैं ह्यूमन रेस। तो ह्यूमन रेस का अध्ययन करना यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय इटसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने बारे में संपूर्ण लिखकर चले जाए उस चीज को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटो का मतलब क्या है? जो उसने खुद लिखी। ऑटो का मतलब क्या होता है? जो उसने खुद लिखी। और बायोग्राफी का मतलब होता है जिसमें वो अपने जीवन के परिचय को बताता है। वो बताता है कि उसने जीवन में किस किस तरीके से क्या क्या चीजों का एक्सपीरियंस किया है, क्या तजुर्बा किया है, वो सारी चीजों को अगर वो खुद ही लिखेगा। इट सेल्फ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में स्वयं लिखता है, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवालों की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है अगली स्लाइड में, एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस। क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जो ह्यूमंस को ही खाएगा, यानी कि ह्यूमन जब ह्यूमन को ही खा लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तो उसको शब्द, जिस शब्द से पहचाना जाता है वो क्या था? कैनिबल। याद कीजिए मैंने बताया था क्या वर्ड था वो? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मीट खाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो कहलाता है कैनिबल। लेकिन जब कोई एनिमल मीट खाता है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नॉन एज कार्निवोरस। क्या कहा जाता है उसको? कार्निवोरस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी कि जो सिंगर्स यानी कि संगीतकारों का एक ग्रुप जो किसी चर्च में प्रभु की आराधना करता है उसको कहा जाता है क्वायर। क्या कहा जाता है? शब्द को बोला जाता है क्वायर। क्या कहा जाता है? क्वायर। हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसी है देखो, लेकिन याद कर लीजिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्वायर। क्या है? क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है? कि वो सिंगर्स का ग्रुप जो चर्च में क्या गए? गाना गाए, तो उसको कहते हैं क्वायर। क्या कहते हैं? क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ। भाई जाहिर सी बात है, जो हर क्षेत्र में ज्ञान रखेगा वो हर क्षेत्र का विशेषज्ञ कहलाएगा। सर्वज्ञाता यानी कि हर चीज में उसको ज्ञान है, लॉट ऑफ थिंग्स को जानता है, वो फूड्स को जानता है, अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी को जानता है, सब चीजों का जो ज्ञान रखता है बहुत ही सारी चीजों में, यानी कि आप कह सकते हैं 360 डिग्री पर जो ज्ञान रखता है, जो ऑलराउंडर होता है अपनी क्षेत्र का, वो कहलाता है कॉनोसर। क्या कहलाता है? कॉनेसर। इसको बोलते हैं कॉनेसर। इसको याद करने की ट्रिक ये है, कौन है सर, प्रोनाउंसिएशन भी यही है, कौन है सर। कौन है सर का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कौन है सर, यानी कि कौन है वो सर जिसको सभी चीजों का ज्ञान है, तो आप कहेंगे जी वो है कौन है सर। क्या है?
कौन है सर। तो कौन है सर को याद करने के लिए कौन है सर से ही आपको याद हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञाता हो या विशेषज्ञ हो उसको बोलते हैं कौन है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी कि किसी संग्रहालय का कोई व्यक्ति अगर इंचार्ज हो, यानी कि इंचार्ज का मतलब क्या होता है कि उस म्यूजियम की देखभाल की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। ठीक है, म्यूजियम को क्या बोलते हैं, संग्रहालय। क्या बोलते हैं, संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है जहां पर कीमती चीजों को संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं और बहुत कीमती चीजें होती हैं, तो उनको जब म्यूजियम में रखा जाता है तो संग्रहित रखा जाता है, जहां पर संग्रहित रखी जाएंगी वो चीज कहलाती है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो इस म्यूजियम की देखभाल जो करता है, जो इंचार्ज होता है इसका, वो कहलाता है क्यूरेटर। क्या कहलाता है, क्यूरेटर। क्या कहलाता है, क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का अध्ययन करना। पॉपुलेशन का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं डेमोग्राफी। क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का अध्ययन करना या उसकी स्टडी करना। ठीक है, और यहां पर जो डेमो वर्ड है, इस डेमो का मतलब ही होता है पॉपुलेशन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यानी कि डेमो, और डेमो का जो अध्ययन करेंगे दैट मींस ग्राफ डिनोट करेंगे। ग्राफ में बताएंगे कि भी कहां पर ज्यादा लोग हैं, कहां पर कम लोग हैं, है ना, किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, किसका कम है। तो इस तरीके से जो ग्राफ पर दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, पॉपुलेशन को, यानी कि डेमो को, तो वो कहलाएगी डेमोग्राफी। क्या कहलाएगी, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, और उस टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाकर इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल हमारे पास आ चुके हैं, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे का लेन देन जो गलत तरीकों से करते हैं। मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएट का मतलब ही है गलत तरीके से इस्तेमाल करना किसी चीज का। और यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, पैसे की, यानी कि आप कह सकते हैं पैसे का गबन करना। पैसे का गबन करना, जो 2 नंबर के काम करते हैं वो पैसे को इधर उधर ही तो करते हैं, हेरा फेरी तो करते हैं पैसे की। तो उस हेरा फेरी को, पैसे की हेरा फेरी को कहा जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि पैसों की हेरा फेरी करना। इसको बोलते हैं, इसके शब्द को बोलते हैं एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का गबन करना, पैसे की हेरा फेरी करना, ये कहलाता है एम्बेजलमेंट। ठीक है, ऐसे लोग नहीं होते 21 दिन में पैसा डबल, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, वो मिस एप्रोप्रिएशन ही तो करते हैं मनी का, पैसे का गबन ही तो करते हैं, जनता को लूटते हैं, भोली वाली जनता को। तो उस क्रिया को कहा जाता है एम्बेजलमेंट। क्या कहा जाता है, एम्बेजलमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन है, द मर्डर ऑफ होल रेस। होल रेस का मतलब होता है किसी एक जाति का संहार कर देना, यानी कि इस पूरी जाति को ही खत्म कर देना, इसको बोलते हैं जाति संहार। क्या बोलते हैं, जाति संहार। इसको बोलते हैं जाति संहार, यानी कि पूरी की पूरी जाति को खत्म कर देना। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जीनोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है पूरी जाति को खत्म कर देना, यानी कि जाति संहार कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी थके ही ना, ऐसा व्यक्ति जो कभी थकान ही ना माने, यानी कि कभी टायर्ड का मतलब होता है थकान, यानी कि ना थकने वाला व्यक्ति या ना थकने वाली सिचुएशन कहलाती है इनडिफैटिगेबल। क्या कहलाती है, इनडिफैटिगेबल। इसमें शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन, फिर डी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फटीगेबल। देखिए, अगर आप खाली फटीगेबल की बात करेंगे तो फटीग शब्द थकान का होता है। फटीग का मतलब याद रख लीजिए, फटीग का मतलब होता है थकान। फटीग का मतलब होता है थकान। तो अगर फटीगेबल की बात होगी तो फटीगेबल का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो थकने की योग्य होगा, और जब डी लगा दूंगा तो डी का मतलब होगा कि वो थकने की योग्य ही नहीं है, और इन लगा दूंगा तो और ही ज्यादा नेगेटिव सेंस होगी, यानी कि नेगेटिव का भी नेगेटिव, यानी कि और नेगेटिव हो गया। तो इन डी यहाँ पर जो है, ये 2 नेगेटिव वर्ड हैं जो फटीगेबल को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं। यानी कि नेगेटिव सेंस क्या है कि बिल्कुल भी ना थकने वाला व्यक्ति जो 100% ही क्या करे, बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करे। तो ऐसा व्यक्ति जो 100% थकान ही ना मानता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि जिसकी चोरी करने की आदत है, जो बिना चोरी करे मान ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा व्यक्ति होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि आप उन्हें कितना ही समझा लीजिए लेकिन वो फिर भी चोरी करने की आदत को नहीं त्यागते। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि कुछ ना कुछ चुराने की, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो चोरी करने के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाता है, यानी कि वो चोरी करे बिना मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। अगले लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं और इस सीरीज को करते हैं खत्म। आई होप यहां तक आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो के। 96th क्वेश्चन हमारे सामने है, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑन किथ एंड किन का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कहने का मतलब है कि ऐसी आपने बहुत सारी कंट्रीज देखी होंगी जहां पर क्या होता है कि एक ही वंश के सारे लोग रूल करते हुए जाते हैं, यानी कि पहले उसका पापा होगा या चाचा होगा, फिर चाचा का भतीजा उसमें वहां का रूलर बन जाएगा, फिर भतीजे का भाई वहां का रूलर बन जाएगा, यानी कि एक ही परिवार पूरा का पूरा चलता हुआ आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रूल करने लगेंगे। तो इस तरीके के शब्द को कहा जाता है, यानी कि जहां पर एक ही परिवार सिर्फ शासन करता है उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई भतीजावाद का मतलब होता है कि एक ही जो है रूल कर रहा है, पहले उसके भाई कर रहे हैं फिर भतीजे कर रहे हैं, मतलब भाई भतीजेवाद का मतलब हो गया कि एक ही परिवार रूल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जैसे कि आपको बॉलीवुड में देखने को मिल सकता है ना? ये शब्द आपने सुना होगा, बॉलीवुड में कई बार ये शब्द सुनने को मिलता है, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके खुद के रिलेशन वाले लोग हैं, वो उनके लिए तो पिक्चर प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में काबिलियत रखता है तो वो उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं नेपोटिज्म। कहा जाता है कि भाई बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है, ये केवल और केवल अपने ही लोगों के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए ऐसे शब्द के लिए इस्तेमाल होता है नेपोटिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता है, यानी पैरों पर तो सब चलते हैं, यानी कि पैदल चलता है। ठीक है, फुट का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। जो व्यक्ति पैदल चलता है तो उसको कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन। और पद यात्रा, नाम सुना होगा ये आपने, पद यात्रा। अगर मैं कहूं कि पद यात्रा, ये नाम आपने सुना होगा, ऐसी यात्रा जहां पर हमें पद चलना है, यानी कि पैरों से चलना है, तो पद यात्रा को भी पेडेस्ट्रियन वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन वे, यानी कि पैदल चलने का रास्ता। तो पेडेस्ट्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। पेडेस्ट्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। अगली बात आती है, अगली क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सारी लैंग्वेजेस या बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा। दो से ज्यादा, दो से ज्यादा जब कोई चीज हो जाएगी तो वो पॉली में आ जाएगी। भाई दो के लिए तो शब्द है इस्तेमाल भाई, और दो से ज्यादा यानी कि 3 से भी ज्यादा, 4 से भी ज्यादा, यानी कि कोई व्यक्ति जो 8 भाषा बोल सकता है तो वो 2 से ज्यादा ही तो भाषा बोल पा रहा है, तो इसलिए वहां पर आप शब्द इस्तेमाल कर लेंगे पॉली। तो सेवरल, सेवरल का मतलब है बहुत तरीके की भाषा। अगर केवल 2 भाषा होती तो यहाँ 2 लैंग्वेजेस लिखा होता, 3 होती तो 3 लिखा होता, लेकिन सेवरल का मतलब है 3 से ज्यादा ही भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो शब्द याद रखना है वो करना है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ध्यान रखता है या बहुत सारी भाषाओं को बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन हु चेंजेस साइड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी अपना विचार बदल देता है, यानी कि इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है दल बदलना। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना कि पहले आपके साथ होंगे और फिर बाद में मौका देखते ही मौका परस्त लोग तुरंत ही दल को बदल देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो तुरंत ही अपने दल को बदल दें, यानी कि दल बदल हो जाए, तुरंत ही अपने विचारों को जो कहा है उस पर अड़िंग ना रहे, यानी कि हर चीज में अपनी साइड को चेंज करते रहे, तो उसको कहा जाता है टर्न कोट। टर्न कोट, टर्न का मतलब ही है बदलना और कोट का मतलब है कोट की साइड को बदलना, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लिया है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दल बदलू होगा। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर। जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है फोबिया, मैंने आपको अभी बताया था फोबिया का मतलब ही होता है किसी चीज से डरना, और एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान को कहा जाता है एक्रो, यानी कि ऊंची चीज जो होती है उसको कहा जाता है एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है? हाइट, है ना? क्या होता है? हाइट। हम बोलते हैं ना हाइट फोबिया है इसको,
पर एक्चुअल जो वर्ड है ना वो हाइट फोबिया नहीं एक्रोफोबिया है। क्या है? एक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट जो होता है यानी कि ऊंचाई से लगने वाला जो डर होता है दैट इज नोन एज एक्रोफोबिया, उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। आई होप आपको हमारी ये पूरी की पूरी वन वर्ड की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और आपने इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को देखा है जो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमें सपोर्ट देते रहिएगा। हम बहुत ही आगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीजें लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा।